हेलो 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 नमस्ते, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ गुरुज बायो। सो भाई, क्या सब लोग एकदम मचा रहे, क्या सब लोग एकदम उड़ा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है। और आज के इस लेक्चर में हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर साल मिनिमम एक क्वेश्चन आता है, मतलब आता है। और इसी के साथ आज का लेक्चर हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब डाउट कहाँ पर आता है या फिर दिक्कत किस में होती है। देखो, ये जो टॉपिक है ऐसा है, ठीक है, टॉपिक ऐसा है कि इसमें समझने को थोड़ा सा दिमाग लगता है, मतलब वो तो ऑब्वियसली आप में है ही, ठीक है। और ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट आता है, तो इसमें हार्मोन मैकेनिज्म हो गया, ठीक है, फिर ग्राफ हो गया, तो इसे समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, ठीक है, इसमें थोड़ी उसे समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होती है। लेकिन आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम पूरा का पूरा एकदम डिटेल में पूरा लाइन टू लाइन एनसीईआरटी के साथ हम इस टॉपिक को एकदम बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आज हम इसे खत्म कर रहे होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का हमारा प्यारा सा टॉपिक, ठीक है। इस पर भर भर के क्वेश्चन आते हैं, अगर मुझे आज पॉसिबल होता है तो हम आज क्वेश्चन लेंगे, या फिर मैं इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर भी मैं एक सेपरेट लेक्चर भी इसमें डलवा दूंगा, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो नाम आता है सबसे पहले हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है सर? मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, ये किस में देखने के लिए मिलती है? तो सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल से क्या समझ में आ रहा है सर? मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन समझ में आ रहा है सर? सही बात है, हाँ सर सही बात है एकदम, मेंस्ट्रुएशन समझ में आ रहा है। साइकिल से क्या समझ में आ रहा है? मतलब साइकिल से समझ में आ रहा है रिपीटेशन, ठीक है। रिपीटेशन समझ में आ रहा है क्या भाई? हाँ भाई, ठीक है। क्या रिपीटेशन आपको समझ में आ रहा है सर? सही बात है। अब देखिए, अब मेंस्ट्रुएशन का रिपीटेशन होना, दैट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर है? मेंस्ट्रुएशन का रिपीट होना, बार बार रिपीट होना, उसी को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। सर मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन वो होता है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन वो होता है जिसमें कि अनफर्टिलाइज्ड एग बॉडी से बाहर निकाला जाता है, ठीक है। रिमूवल ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग, ठीक है, रिमूवल ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग, अनफर्टिलाइज्ड एग फ्रॉम फीमेल बॉडी, फ्रॉम फीमेल बॉडी। मतलब ये तो क्लियर हो गया कि मेंस्ट्रुएशन बस फीमेल में देखने के लिए मिलती है। तो सर फीमेल में देखने के लिए मिलती है बस, मेंस्ट्रुएशन क्लियर है एकदम। तो लेकिन फीमेल में, कौन से फीमेल में? इन द सेंस सर, क्या मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होती है वो बस हम में होती है और किसी में नहीं होती है? नहीं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो प्राइमेट्स में भी आपको देखने के लिए मिलती है, ठीक है, वो आपको प्राइमेट्स में भी देखने के लिए मिलती है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल is occur in primates, ठीक है। प्राइमेट्स जो कि इसे जो मतलब पुराने जमाने के हमारे थोड़े से, देखो हम किससे बने हैं? ऑफकोर्स प्राइमेट से हम बने, बंदर से हमारा निर्माण हुआ है ना, ठीक है। सो इसमें आ जाते हैं मंकी, ठीक है, मंकी में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है आपकी। उसके बाद आते हैं एप्स, और ऑफकोर्स भी ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, और हम ह्यूमंस, ठीक है, हम सब इसमें आ रहे होते हैं। किसमें? प्राइमेट्स में, जैसे कि हमारी एनसीईआरटी ने कहा है। क्लियर? अब हमारी एनसीईआरटी ने ये कहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी कि मेंस्ट्रुएशन का रिपीटेशन होना है, दैट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। और मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ द अनफर्टिलाइज्ड एग फ्रॉम द फीमेल बॉडी, दैट इज नथिंग बट द मेंस्ट्रुएशन। क्लियर है? जिस एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ होता है, जो एग फर्टिलाइज नहीं हुआ होता है, वो ह्यूमन बॉडी से या फिर फीमेल की बॉडी से बाहर निकाला जाता है, उसी को हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, ठीक है। अब एक बात जो कि सबके, ठीक है, बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन होता है भैया, ठीक है, वो बड़ा कंफ्यूजन ये है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेंस्ट्रुएशन में बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। तो भैया मैं आपको पहले बता देता हूँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेंस्ट्रुएशन बहुत जमीन आसमान का फर्क है। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक साइकिल है, ठीक है, जो रिपीटेशन है, लेकिन मेंस्ट्रुएशन जो है, मेंस्ट्रुएशन एक फेज है, ठीक है, इस साइकिल का एक फेज है। क्लियर है?
मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, एक रिपीटेशन है, ठीक है। लेकिन मेंस्ट्रुएशन क्या है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज, एक मेंस्ट्रुएशन एक फेज है, उसमें कि एंडोमेट्रियम जिसमें कि ब्लीडिंग फेज है, जिससे कि ब्लड बाहर निकल रहा है, वो मेंस्ट्रुएशन का फेज है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेंस्ट्रुएशन एकदम दोनों ही अलग अलग है भैया, इसको एक ही बात नहीं माननी है, वरना फिर आपके 5 मार्क्स चले जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। यस, मेंस्ट्रुएशन एक फेज है और मेंस्ट्रुअल साइकिल एक रिपीटेशन है, उस फेज का रिपीटेशन दैट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल, समझ लो, मेंस्ट्रुअल फेज का रिपीटेशन दैट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल, और मेंस्ट्रुएशन का एक फेज है, क्लियर है। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है, बहुत ही एकदम सिंप्लीफाई तरीके से मैंने आपको ये समझाया है। तो ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। तो हमें इसके पहले हमें कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए सर, पॉइंट्स इन द सेंस कैसे, अब आपको मेनार्च और मेनोपॉज पता होना चाहिए कि मेनार्च क्या होता है और मेनोपॉज क्या होता है, ठीक है, मेनार्च और एक आता है मेनोपॉज, ठीक है, ये दो टर्म हमारे एनसीईआरटी में दे रखे हैं। अब मेनार्च क्या होता है, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन या फिर बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन को हम क्या बोलते हैं, बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन की बिगिनिंग को हम मेनार्च बोल रहे थे। मेनोपॉज, पॉज में ही देखो यहाँ पर पॉज लिखा हुआ है, पॉज मतलब स्टॉपेज ऑफ, ठीक है, स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन का स्टॉप होना दैट इज द मेनोपॉज एंड मेंस्ट्रुएशन का स्टार्ट होना दैट इज द मेनार्च, ठीक है। आपका जो मेनार्च होता है वो कब होता है आपका स्टार्ट, ठीक है, एट प्यूबर्टी, ठीक है, प्यूबर्टी के वक्त ये आपका स्टार्ट होता है, और मेनोपॉज कब आता है, अराउंड 50 ईयर्स तक ये आ जाता है, अराउंड 50 ईयर्स, ठीक है, अराउंड 50 ईयर्स ये तक आ जाता है, क्लियर है। ये हमारे एनसीईआरटी का डाटा है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। तो अब इसमें इवेंट्स कौन से होते हैं सर, आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल तो बता लिया, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल है मतलब रिपीटेशन हो रहा है, अब रिपीटेशन हो रहा है मतलब फेजेस का भी रिपीटेशन हो रहा होगा ना, ठीक है, अब फेजेस का भी तो रिपीटेशन हो रहा होगा, तो इसमें टोटल 4 फेज आते हैं, ठीक है, इसमें टोटल आपके 4 फेज आते हैं, वो 4 फेजेस का नाम क्या है सर, 4 फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के वो 4 फेजेस का नाम क्या है सर, ठीक है, क्या नाम है सर, सबसे पहला जो नाम है वो है आपका मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज से ही हमारा आज का खेल शुरू होगा, ठीक है। सेकेंड आता है हमारे पास फॉलिक्यूलर फेज, फॉलिक्यूलर फेज, क्लियर, फॉलिक्यूलर फेज का हम और एक नाम लेते हैं दैट इज द प्रोलिफेरेटिव फेज, प्रोलिफेरेटिव, सर हम इसको प्रोलिफेरेटिव फेज क्यों देते हैं, अगली स्लाइड में समझ में आएगा, ठीक है, ये मतलब इसके बाद आपको जस्ट तुरंत समझ में आएगा। थर्ड आता है आपका ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है, ओव्यूलेटरी फेज जिसमें कि ओवुलेशन होता है, और फोर्थ आता है आपका क्या, ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज को और एक नाम दिया जाता है दैट इज द सिक्रेटरी फेज, दैट इज द सिक्रेटरी फेज, इसको और एक नाम दिया जाता है दैट इज द सिक्रेटरी फेज। ये हमारे पास 4 इवेंट्स हमें एक एक करके पढ़ने हैं, क्योंकि इन चारों इवेंट से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सर आपने ऐसा क्यों लिखा, फॉलिकुलर फेज किसके बेसिस पर लिखा, प्रोलिफेरेटिव फेज किसके बेसिस पर लिखा, ओव्यूलेटरी फेज किसके बेसिस पर लिखा, और ल्यूटियल फेज और सिक्रेटरी फेज किसके बेसिस पर लिखा, हमें अब यही समझना है। तब तक आप इसके छाप लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। अब देखो भाई क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल तो होने वाली है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमें कुछ, अब देखो जब हम किसी चीज को करने का मतलब देखो, अगर हमें कोई फंक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है, अगर मान लो कि हमारे घर पे कोई फंक्शन है, तो हम पहले सारी तैयारी करके रखते हैं, ठीक है, फंक्शन के लिए खाना जरूरी है, तो हम खाने का एकदम अरेंजमेंट करके रखते हैं, ठीक है, या फिर हमें कुछ स्टेज वगैरह बनवाना है तो हम स्टेज की पूरी अरेंजमेंट करके रखते हैं। वैसे ही अब ये जो फर्टिलाइज एग है, मान लो कि अब जो एग अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, या फिर फर्टिलाइजेशन होने वाला है, ठीक है, सो हमें पता है कि फर्टिलाइजेशन हो या ना हो वो सेकेंडरी पार्ट है, लेकिन एक के लिए हमें सुटेबल एनवायरनमेंट तो तैयार करना पड़ेगा, उसके पहले से हमें प्लानिंग तो करके रखनी पड़ेगी ना। तो ऐसे ही प्लानिंग हमारी ओवरी और जो यूट्रस होता है वो कर लेता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, ओवरियन इवेंट्स और यूट्राइन इवेंट्स की हम यहाँ पर बात करेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त ओवरी में क्या क्या इवेंट्स होते हैं और यूट्रस में क्या क्या इवेंट्स होते हैं, ठीक है। अगर हम ओवरी की बात करें सबसे पहले, ठीक है, ओवरी में जैसे कि मैंने आपको बोला, और यूटेरस, ठीक है, देखो मैंने एक नाम दिया था इसके पहले, प्रोलिफेरेटिव फेज, ठीक है, प्रोलिफेरेटिव फेज।
तो यूट्रस में क्या होता है, प्रोलिफेरेशन होता है, प्लोरीफिरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, इसमें एंडोमेट्रियम का प्रोलिफेरेशन होता है। देखो मैंने कल के लेक्चर में बताया ना कि एंडोमेट्रियम को बनाता कौन है, एस्ट्रोजन हार्मोन बनाता है। जब हम आज प्रोलिफेरेटिव फेज या फिर फॉलिकुलर फेज देखेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्रोलिफेरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम इसमें होता है, और इसी प्रोलिफेरेटिव फेज को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसी प्रोलिफेरेटिव फेज को हम यहाँ पर नाम दे रहे होते हैं फॉलिकुलर फेज, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, फॉलिकल्स आर फॉर्म्ड, इसलिए हम इसको फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। और प्रोलिफेरेटिव फेज भी इसमें बोलते हैं क्योंकि जो एंडोमेट्रियम होती है वो प्रोलिफेरेट है। सर प्रोलिफेरेट मतलब क्या, प्रोलिफेरेट मतलब उसका बनना, ठीक है, प्रोलिफेरेट मतलब उसका बनना, एंडोमेट्रियम का बनना, दैट इज द प्रोलिफेरेशन, ठीक है। अब ये होता है सर, अब अगर हम बात करें किसकी, ल्यूटियल फेज की, ठीक है। ल्यूटियल फेज आपका किसमें होता है, इसमें होता है, ठीक है। ल्यूटियल फेज, सर ल्यूटियल फेज क्योंकि इसमें कॉर्पस ल्यूटियम आपका बनता है, ठीक है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम आपका फॉर्म होता है, कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म होता है। और अब इसी को हमने एक नाम दिया था सिक्रेटरी फेज, ठीक है। मैं आप सबसे पहले आपको एक कंफ्यूजन क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो सिक्रेटरी फेज, तो मुझे एक बात बताना मेरे दोस्त, ठीक है, मुझे एक बात बताना, अब इसे सिक्रेटरी फेज नाम क्यों दिया होगा, सर कुछ ना कुछ सीक्रेट कर रहा होगा। तो जितने भी मेरे यहाँ पर बंधु हैं, ठीक है, उन काफी सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि सिक्रेटरी फेज मतलब प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेट होना, इसलिए इसको सिक्रेटरी फेज बोलते हैं। नहीं भैया, टोटल गलत है सर। तो फिर क्या है, सही स्टेटमेंट ये है कि हमने बोला था कि एंडोमेट्रियम क्या होती है, ग्लैंडुलर लेयर होती है, ठीक है, हमने ये बोला था, ठीक है। जब हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कर रहे थे तब मैंने बोला था कि जो एंडोमेट्रियम होती है वो एक ग्लैंडुलर लेयर होती है। तो ऑफ कोर्स ग्लैंडुलर लेयर है तो ग्लैंड्स क्या करती है, सीक्रेट करती है। सर क्या सीक्रेट करेगी, ऐसे फैक्टर सीक्रेट करेगी जो कि इम्प्लांटेशन के लिए सूटेबल हो। क्लियर है एकदम। यस सर, इम्प्लांटेशन क्या होता है, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, 8 to 6 व्हाट आई कैन से दैट 32 to 16 सेल स्ट्रक्चर। आगे बढ़ेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो सिक्रेटरी फेज में क्या होता है, सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर्स बाय एंडोमेट्रियम से कुछ फैक्टर का रिलीज होना, ठीक है। इसमें प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेट नहीं होता है, इसमें जो ग्लैंड्स होती है उसका सिक्रीशन होता नहीं। क्या ये दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस मैंने आपको बताना था कि ओवरी में क्या इवेंट्स होते हैं, यूट्रस में क्या इवेंट होते हैं। वैसे हम साथ साथ पढ़ेंगे ही, लेकिन आप कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने बताया। आप इसे लिख लीजिए तब तक, ठीक है भाई। तो चलिए पहला हमारा शुरू करते हैं, दैट इज पहला टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं और वो है हमारा मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है सर, इसमें होता है ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम वॉल, ठीक है। इसमें क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग या फिर वॉल, ठीक है। और ये क्या करते हैं, रिजल्ट्स इनटू ब्लीडिंग। ये क्या होता है, ब्लीडिंग में रिजल्ट होता है। देखो ना भाई, अगर जो लड़कियां होंगी, जो मेरी बहनें होंगी, उनको पता ही होगा कि मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, ब्लीडिंग होती है ना। यस, तो ये इसकी वजह से ही ब्लीडिंग होती है। ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग या फिर एंडोमेट्रियम वॉल रिजल्ट्स इनटू द ब्लीडिंग। क्लियर है इतना एकदम। यस, तो सर ब्लड आता क्यों है, ऑफ कोर्स भैया सिंपल है ना। मान लो कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता तो ऑफ कोर्स फर्टिलाइजेशन हो जाता तो जाइगोट फॉर्म होता। अब उस जाइगोट को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ना, तो इसीलिए इसमें ब्रेकडाउन ऑफ द एंडोमेट्रियम लाइनिंग होता है। क्लियर है एकदम, क्लियर है क्या भाई, ठीक है एकदम क्लियर है क्या भाई, एक बार बोल देना, ठीक है। तो सर आप मुझे एक बात बताइए अभी, तो ये जो मान ले कि ब्रेकडाउन ऑफ द एंडोमेट्रियम लाइनिंग होता है, तो आप मुझे एक बात बताइए कि कितने दिन तक चलता है। अगर हम इसका ड्यूरेशन की बात करें, ठीक है, अगर हम इसके ड्यूरेशन की बात करेंगे मेरे भाई, ठीक है, अगर हम इसके ड्यूरेशन की बात करें सो वो होता है 3 से लेकर 5 दिन तक। 3 से 5 दिन तक इसका ड्यूरेशन होता है। 3 to 5 days इसमें
इसका ड्यूरेशन होता है मेंस्ट्रुअल फेज का। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज का 3 से लेकर 5 दिन तक क्या होता है, ये फेज होता है। अब हमारी एनसीईआरटी ये भी कहती है कि मान लो कि अगर किसी फीमेल में अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही है, ठीक है, अगर किसी फीमेल में अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही है तो ऐसा माना जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। ठीक है, हो सकता है प्रेगनेंसी में मेंस्ट्रुएशन नहीं होती है, ठीक है, लेकिन इसके कारण ये मतलब जो एक सिंगल कारण इसका ये नहीं है कि अगर वो प्रेग्नेंट है तभी उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी। उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल होने के ना होने के और कुछ कारण हैं, वो है कि पुअर हेल्थ, ठीक है, स्ट्रेस या फिर टेंशन, इसकी वजह से भी क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो सकती है या फिर मेंस्ट्रुएशन ही ना आ ही। क्लियर है, समझ में आ रहा है एकदम? यस, रिकॉर्डिंग शुरू है क्या भैया? हाँ भाई शुरू है रिकॉर्डिंग, कोई टेंशन की बात नहीं। ठीक है, सो अब ये इसका जो ड्यूरेशन हमने देख लिया कि 3 से लेकर 5 दिन तक होता है। और हमने अभी ये बोल दिया कि ये क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन आना, ठीक है, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन is may be indicative of प्रेगनेंसी में आपका मेंस्ट्रुएशन नहीं आता है, लेकिन ये इसमें देखो मे वर्ड यूज हुआ है, मस्ट वर्ड यूज नहीं हुआ है। ठीक है, इसके कुछ और रीजन है, ठीक है, अदर रीजंस आर, ठीक है, कुछ रीजन है जैसे कि आपका पुअर हेल्थ हो गया, ठीक है, पुअर हेल्थ, या फिर अगर कोई जो लेडी है अगर वो बहुत स्ट्रेस ले रही है तो उसमें भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होती है। अब हमारी एनसीईआरटी ये कहती है कि मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय फॉलिकुलर फेज। ठीक है, फॉलिकुलर फेज, क्लियर है? अब ये जो मेंस्ट्रुअल फेज है ये अब ये कौन फॉलो करता है, फॉलिकुलर फेज फॉलो करता है। मतलब मेंस्ट्रुअल फेज के बाद आपका कौन सा फेज शुरू होगा, फिर फॉलिकुलर फेज शुरू होगा। एनसीईआरटी में इतना ही दे रखा है तो हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज में ए ब्रेकडाउन ऑफ द एंडोमेट्रियम लाइनिंग ये इंपॉर्टेंट है, और ड्यूरेशन इसका 3 to 5 डेज होता है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। हार्मोन मैकेनिज्म हम लास्ट में समझेंगे, ठीक है, पूरे लिंक के साथ। तो अभी सेकंड डाल लीजिए आप हेडिंग, दैट इज द फॉलिकुलर फेज, और उसका और एक नाम होता है, वो क्या होता है आपका फॉलिकुलर फेज का और एक नाम होता है क्या, बोलिए भैया, फॉलिकुलर फेज का और एक नाम क्या होता है, प्रोलिफेरेटिव फेज। ठीक है, फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, सबसे पहले तो न्यू फॉलिकल्स आर मेकिंग, नहीं ये नहीं लिख सकते, न्यू फॉलिकल्स आर फॉर्म। ठीक है, बहुत सारे फॉलिकल्स आर फॉर्म होते हैं ऑन ओ साइट पर। आपके देखो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल के ऊपर हमने क्या देखा था, ग्रैनुलोसा सेल्स की या फिर फॉलिकुलर सेल्स की लेयर देखी थी, बस यही होता है। ठीक है, न्यू फॉलिकल सेल्स, ठीक है, न्यू ग्रैनुलोसा सेल लिखिए या फिर फॉलिकुलर सेल लिख दीजिए, कोई बात नहीं। न्यू फॉलिकुलर सेल आर फॉर्म्ड ऑन द oocyte पर या फिर फॉलिकल पर बहुत सारे क्या होते हैं, फॉलिकुलर सेल बनना शुरू हो जाते हैं। सर फॉलिकुलर सेल्स क्या काम करते हैं, ये फॉलिकुलर फेज सीक्रेट करते हैं, सीक्रेट्स एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन सीक्रेट करता है। सर इन पर एक्ट कौन करता है, इन पर एक्ट करता है, ठीक है, एफएसएच की वजह से। ठीक है, एफएसएच इन पर एक्ट करता है टू सीक्रेट द एस्ट्रोजन। देखो नाम में फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन, टू सीक्रेट द एस्ट्रोजन। ये क्या करता है, एस्ट्रोजन को सीक्रेट करता है। अब एस्ट्रोजन किसके लिए सीक्रेट करता है, एस्ट्रोजन क्या काम करता है, प्रोलिफेरेशन कर रहा है, प्रोलिफेरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। ठीक है, एंडोमेट्रियम का प्रोलिफेरेशन ये कर रहा होता है। समझ में आ गया एकदम? यस। सो इसका ड्यूरेशन क्या होगा सर, फिर अगर किसी ने इसका ड्यूरेशन पूछा आपसे तो इसका ड्यूरेशन क्या होगा? ठीक है, इसका ड्यूरेशन क्या होगा, इसका ड्यूरेशन होगा 6 to 13 डे। ठीक है, 6 to 13 डे।
हाँ, आपको एक बात बताना भूल गया। वो बात ये है कि एक हम एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर बात करें तो 28 दिन की होती है। ठीक है, 28 दिन की एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। ठीक है, नॉर्मल या फिर एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ये मैं आपको बताना भूल गया, एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन की होती है। हम 28 दिन के हिसाब से ये सब कुछ बोल रहे हैं। क्लियर है? तो इसके बाद क्या होता है फिर आपका ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज इज फॉलोड बाय ovulatory phase is followed by follicular phase ना, ovulatory phase नहीं भाई, follicular phase is followed by ovulatory phase। क्लियर है? एकदम क्लियर है क्या भाई? एकदम कोई इसमें डाउट, कोई इसमें देखो हार्मोन मैकेनिज्म हम बाद में पढ़ेंगे, तब तक आपको ये क्लियर है। अगर क्लियर है तो आप इसे छाप लीजिए। क्लियर है? तो अब हम हमारा थर्ड फेज देखते हैं, दैट इज द ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है, ओव्यूलेटरी फेज। अब हम ओव्यूलेटरी फेज की बात कर रहे हैं। अब मुझे आप एक बात बताना कि ओव्यूलेटरी फेज, नाम से ही क्लियर है कि ओव्यूलेटरी फेज मतलब यहां पर क्या हो रहा होगा, ओव्यूलेशन हो रहा होगा। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस। ओव्यूलेशन टेक प्लेस। ठीक है, ओव्यूलेशन इसमें टेक्स प्लेस होता है। मुझे एक बात बताना कि ओव्यूलेशन क्या होता है, रिलीज ऑफ ओवम। ठीक है, रिलीज ऑफ ओवम को हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चा जानता है, रिलीज ऑफ ओवम को ही हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। ये इंड्यूस कौन करता है, ठीक है, इंड्यूस्ड बाय LH हार्मोन। LH हार्मोन एक्ट करता है ग्रेफेन फॉलिकल पर टू रिलीज दैट ऑफ योर व्हाट, oocyte। हाँ, सेकेंडरी oocyte को रिलीज करने का या फिर ओवम का रिलीज करने का ये काम कर रहा होता है। ओवुलेशन कौन इंड्यूस करता है, इससे क्वेश्चन आते हैं भैया, इंड्यूस बाय द LH हार्मोन। क्लियर है? एकदम क्लियर है, इसमें कोई डाउट? सर ये कब होता है, इसका ड्यूरेशन आप बताइए। तो ऑन 13th डे या फिर 14th डे। अगर हम आइडियल की बात करें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 28 डे साइकिल, तो इसका ड्यूरेशन कितना होता है, 14th डे। तो मेरे भाई आप मुझे एक बात बताना, अगर ओव्यूलेशन इंड्यूस बाय LH हार्मोन, अगर LH हार्मोन अगर ओव्यूलेशन को इंड्यूस करा रहा है, तो क्या यहाँ पर LH का जो पीक है, LH का जो प्रमाण है, वो क्या वो ज्यादा नहीं होगा सर, बिल्कुल होना चाहिए। LH जो है, अगर हम ग्राफ बनाए तो इसका ग्राफ, LH का जो ग्राफ होगा वो पीक लेवल पर होगा कि नहीं होगा। तो इस पीक लेवल वाले ग्राफ को हम एक नाम देते हैं, दैट इज द LH सर्ज। ठीक है, इसमें क्या होता है, LH सर्ज होता है। इसमें क्या होता है, LH सर्ज होता है। क्लियर है? इसमें क्या होता है, LH सर्च होता है। ये पूरा का पूरा आपका ओव्यूलेटरी फेज का ये है। क्लियर है? ओव्यूलेटरी फेज का पूरा का पूरा क्या है, डाटा है। अब ओव्यूलेटरी फेज को कौन फॉलो करता है? ठीक है, दिस फेज इज फॉलोड बाय कौन सा फेज आपका, ल्यूटियल फेज। नाम से क्लियर है, ल्यूटियल फेज मतलब इसमें क्या बन रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है। ठीक है, सो हेडिंग डाल लीजिए, फोर्थ फेज दैट इज द ल्यूटियल फेज। क्लियर है? यस। सो ल्यूटियल फेज की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, अगर हम ल्यूटियल फेज की बात करेंगे, ल्यूटियल फेज क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम होता है। कल हमने यहाँ पर oogenesis के जब हम यहाँ पर बता रहे थे, हमने डायग्राम बनाई थी कि ग्रेफेन फॉलिकल के अंदर जो अंडा होता है, जो सेकेंडरी oocyte होता है, वो निकलने के बाद वो क्या हो जाता है, येलोविश स्ट्रक्चर बन जाता है, दैट इज द कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, जिसमें अंडा नहीं होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम हो जाता है आफ्टर द ओव्यूलेशन। क्लियर है? यस। सो फॉर्म द कॉर्पस ल्यूटियम। ल्यूटियल फेज का और एक नाम क्या है, भैया बोलिए, सिक्रेटरी फेज होता है ना। ठीक है, सिक्रेटरी फेज। क्लियर है? यस। सो फॉर्मेशन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम इसमें होता है। सर कॉर्पस ल्यूटियम क्या काम करता है, इट सिक्रीट्स लार्ज अमाउंट ऑफ
प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ये प्रोजेस्टेरॉन को बहुत बढ़िया तरीके से सीक्रेट करता है। एंड सम अमाउंट ऑफ क्या, इस्ट्रोजन, ठीक है, थोड़ा सा अमाउंट में इस्ट्रोजन भी सीक्रेट कर रहा होता है। क्लियर है। एंड एंडोमेट्रियम, ठीक है, एंडोमेट्रियम, जो एंडोमेट्रियम होती है, एंडोमेट्रियम सीक्रेट्स सम फैक्टर्स, ठीक है, फॉर इम्प्लांटेशन, ठीक है, इम्प्लांटेशन के लिए लगने वाले फैक्टर्स को थोड़ा सा सीक्रेट करती है। सर प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होता है, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होता है, ठीक है। सो प्रोजेस्टेरॉन इट मेंटेन्स द एंडोमेट्रियम लाइनिंग, ठीक है, इट मेंटेन्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है भैया, इट मेंटेन्स द एंडोमेट्रियम, ये एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने का काम कर रहा होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या करता है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने का काम कर रहा होता है। अगर आपका कॉर्पस ल्यूटियम खत्म तो फिर आपका एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो है वो भी खत्म, ठीक है। अगर आपका प्रोजेस्टेरॉन गायब तो ये भी गायब। क्लियर है। तो ये है। अब ये कितने दिन चलता है सर, ठीक है, इसका अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो इसका ड्यूरेशन कितना होता है, इसका ड्यूरेशन होता है आपका 15 से लेके 28 डे तक, 15 to 28 डे। क्लियर है। और ऐसा माना जाता है कि ये फेज जो होता है ये कांस्टेंट फेज होता है, ठीक है, इट इज अ कांस्टेंट फेज, इट इज अ कांस्टेंट फेज। सर कांस्टेंट फेज इन द सेंस आप कैसे बात कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी समझाता हूँ। देखो ओवुलेशन 14th डे हो रहा है, ठीक है, मान लो कि ओवुलेशन जो है वो 13th डे भी तो हो सकता है ना, ठीक है। तो ये जो है ये जस्ट ओवुलेशन के बाद हो रहा है, तो ये कांस्टेंट फेज इसे माना जाता है, इसे क्या माना जाता है, कांस्टेंट फेज माना जाता है। इन द सेंस कैसा सर, मेंस्ट्रुअल फेज के जस्ट 15 दिन पहले या फिर 14 दिन पहले या फिर 15 दिन जो भी है, 14 या 15 दिन पहले यहाँ पर ओवुलेशन हो जाना चाहिए इसके, ठीक है। मान लो कि 28 डे के 15वें दिन माइनस कर लो, ठीक है, 28 माइनस 15 अगर आप करते हो तो 13 आता है, या फिर 28 माइनस 14 अगर आप करते हो तो कितना आता है, 14th आता है। तो 14 डे पर क्या हुआ, ओवुलेशन हुआ कि नहीं हुआ, मतलब ये कांस्टेंट फेज है। इसका मतलब ये है, आप उल्टा सोचिए, ठीक है, कांस्टेंट फेज इन द सेंस 28 डे तक ये चलता है, 28 डे माइनस 14th डे, ठीक है, माइनस 14 डे पर ओवुलेशन होना है, मतलब होना है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने भी दिन की हो, 28 माइनस 14 या फिर 15, वहां पर मतलब ये जो फेज है कांस्टेंट है, बाकी के फेज वेरिएबल हो सकते हैं लेकिन ये कांस्टेंट फेज होता है, इसका जो ड्यूरेशन होता है वो कांस्टेंट होता है, दैट इज द 15 to 28 डेज। क्लियर है, एकदम क्लियर है, एकदम भोकाल तरीके से क्लियर है, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके, यस। तो सर कॉर्पस ल्यूटियम बाद में ये भी डीजनरेट हो जाता है, आपको पता है डीजनरेट होने के बाद ये क्या होता है, डीजनरेट होने के बाद ये कहा जाता है कॉर्पस एल्बिकेंस में जाता है। क्लियर है, यस, एकदम। तो सर प्रोजेस्टेरॉन को सीक्रेट कौन करवाता है, ऑफ कोर्स एलएच हार्मोन, क्योंकि एलएच हार्मोन ही जो है जो ओवुलेशन कर रहा था ताकि कॉर्पस ल्यूटियम बन पाए, इसलिए तो वो ओवुलेशन को इंड्यूस कर रहा था ना, ताकि ओवुलेशन हो जाए और जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो मेंटेन रहे, इसीलिए ये एलएच जो है इस पर काम करता है। क्लियर है, एकदम एकदम क्लियर है, ठीक है। सो आप इसे छाप लीजिए फिर। तो चलिए भाई, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो कृपया भी ध्यान से देखें। अब आपको यहाँ पर रिलेशन की बहुत जरूरत पड़ेगी, मतलब आपको यहाँ पर रिलेट करने के लिए बहुत सारा आ सकता है। अब हम बात करते हैं यूट्राइन इवेंट्स की। अब मुझे एक बात बताना आप कि यूट्राइन इवेंट्स में मेंस्ट्रुएशन ये जो है डेज है, ठीक है, ये पूरे डेज है, यहाँ पर हमने लिखा हुआ ये क्या है, डेज है, ठीक है, ये क्या है, डेज है। अब आप मुझे एक बात बताना, मान लो 5 से अब 3 से 5 दिन तक क्या चलता है, मेंस्ट्रुअल फेज चलता है कि नहीं चलता है। तो मेंस्ट्रुअल फेज पर जो एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो कुछ ऐसे नॉर्मल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हम यहाँ पर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बना रहे हैं, ये कुछ ऐसे नॉर्मल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, हाँ सर होनी चाहिए, ऑफ कोर्स होनी चाहिए। अब आता है फॉलिकुलर फेज, ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ऐसे नॉर्मल होनी चाहिए, क्लियर है, अब यहाँ पर कुछ ऐसे नॉर्मल होनी चाहिए। अब आता है फॉलिकुलर फेज। अब आप मुझे एक बात बताना कि फॉलिकुलर फेज में क्या होता है,
एंडोमेट्रियम का बनना होता है क्योंकि एस्ट्रोजन सीक्रेट हो रहा होता है। तो फॉलिकुलर फेज में क्या बनेगी आपकी एंडोमेट्रियम क्या होगी बनेगी। तो सर एंडोमेट्रियम बनती जा रही है बनती जा रही है बनती जा रही है, समझ में आ रहा है एकदम। तो 14th डे पर क्या होता है ओवुलेशन हो जाता है, मतलब 14 पर ये क्या है आपका ओव्यूलेटरी फेज आ जाता है। ओवुलेटरी फेज एक दिन का होता है, ठीक है, ओवुलेटरी फेज एक दिन का होता है। अब क्या होता है, अब कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, ठीक है, ओवुलेटरी के फेज के बाद कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे भाई, ए भाई ए भाई ए भाई, यहाँ पर कांस्टेंट, यहाँ पर ध्यान से देखिए 14 डे के बाद ल्यूटियल फेज शुरू हो जाता है। ल्यूटियल फेज शुरू हो जाता है, यस सर। ल्यूटियल फेज में क्या होता है प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट होता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है मेंटेन ऑफ द एंडोमेट्रियम लाइनिंग। अब ये क्या करता है एंडोमेट्रियम लाइनिंग को कुछ ऐसे मेंटेन कर रहा होता है, ठीक है। सो ये जो हम यहाँ पर बनाए हैं ये है क्या आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग। ये पूरे के पूरे आपके एंडोमेट्रियम के इवेंट्स है, समझ में आया। अरे बोलो भैया रिलेट कर पा रहे हो, अरे रिलेट कर पा रहे हो, यस। अब आते हैं ओवरियन हॉर्मोन्स का बात। ओवरियन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। वो क्या है सर ओवरियन हार्मोन की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो जो मैं यहाँ पर नीला कलर से बता रहा हूँ ये है आपका, ऊपर का जो बता रहा हूँ ये है एस्ट्रोजन, और जो अलग कलर से बताऊंगा वो होगा प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ पर आप मुझे एक बात बताना कि मेंस्ट्रुअल फेज तक, ठीक है, 5 दिन तक मेंस्ट्रुअल फेज तक कोई हार्मोन का काम था नहीं था, ठीक है सर। अब मुझे एक बार बताना जब हम 6th डे पर आ चुके तो 6th डे पर क्या एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा था क्योंकि फॉलिकुलर सेल्स बढ़ रहे थे, फॉलिकुलर सेल्स बढ़ रहे थे तो एस्ट्रोजन भी बढ़ रहा था। तो यहाँ पर क्या होता है आपका एस्ट्रोजन का पीक आ जाता है क्योंकि क्या होता है फॉलिकल जो है फॉलिकल्स आपका क्या कर रहे होते हैं, फॉलिकल्स आपका एस्ट्रोजन को सीक्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक आ गया पीक, ठीक है। फिर आगे जाने के बाद मैंने आपको ये भी बोला था कि प्रोजेस्टेरॉन में कुछ अमाउंट में क्या सीक्रेट करता है आपका, प्रोजेस्टेरॉन में कुछ अमाउंट में आपका एस्ट्रोजन सीक्रेट करता है। तो यहाँ पर फिर से और एक बार एस्ट्रोजन की पीक आती है, क्लियर है एकदम, यस। अब हम बना रहे हैं प्रोजेस्टेरॉन की पीक, ठीक है। ये जो हमने बनाई ये थी एस्ट्रोजन की पीक, मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ एस्ट्रोजन की पीक, ठीक है। ये थी एस्ट्रोजन की पीक, इंपॉर्टेंट है भैया, यहाँ से आपको हार्मोन मैकेनिज्म यहाँ पर आपको समझ में आएगा, तो कृपया यहाँ पर ध्यान से देख ले, ठीक है। अब हम बना रहे हैं प्रोजेस्टेरॉन की पीक। अगर हम प्रोजेस्टेरॉन की पीक बनाना चाहे तो क्या 5 दिन तक कोई था इवेंट नहीं, ठीक है। क्या 6 to 14 डे तक प्रोजेस्टेरॉन का हमने नाम भी लिया नहीं लिया, बस एस्ट्रोजन का नाम लिया, तो ये क्या रहता है लोअर ही रहता है, ये क्या रहता है लोअर ही रहता है। अब मुझे एक बात बताना कि 14th डे आ गया, ओवुलेशन डे आ गया, 14 डे आ गया मतलब ओवुलेशन डे आ गया। ओवुलेशन के बाद क्या बनता है कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। अगर कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, अगर कॉर्पस ल्यूटियम अगर बनता है तो क्या यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट होगा, हाँ सर होगा। मतलब क्या यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन की लेवल बढ़ेगी, हाँ सर बढ़ेगी। तो ये लो हमने बढ़ा दी, तो ये लो भैया हमने बढ़ा दी, ठीक है। फिर से अपनी अपनी जगह पर आ गई। तो ये क्या था हमारा प्रोजेस्टेरॉन का पीक था, प्रोजेस्टेरॉन का ये क्या था हमारा पीक था। अब क्वेश्चन क्या आता है कि ऐसा हार्मोन बताइए कि जिसका इस ग्राफ में, ऐसा हार्मोन बताइए कि जिसका इस ग्राफ में 2 बार पीक आता है। तो 2 बार पीक किस हार्मोन का आ रहा है, एस्ट्रोजन का आ रहा है। तो आप इसे क्या कर ले स्टार मार्क कर ले, क्योंकि भैया क्वेश्चन आता है मतलब आता है, ठीक है। स्टार मार्क आप इसे कर ले, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आने के चांसेस है। एस्ट्रोजन का क्या होता है एक पीक यहाँ पर आया और एक पीक आपका यहाँ पर आया, ठीक है। और जो प्रोजेस्टेरॉन है प्रोजेस्टेरॉन का बस एक ही पीक आया, जो कि कहाँ पर यहाँ पर इसका एक पीक आया और इसके 2 पीक आए, ठीक है। अब ओवरियन इवेंट्स की हम बात कर लेते हैं। अब अगर हम ओवरियन इवेंट्स की बात करें तो जैसे हमने oogenesis में पढ़ा था बस सेम टू सेम वहाँ ऐसा ही करना है, ठीक है। मान लो कि ये क्या है हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल है, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर यहाँ पर थोड़े से ग्रैन्युलर सेल्स, फिर हम क्या करते थे यहाँ पर सेकेंडरी फॉलिकल्स कर देते थे कुछ ऐसे, ठीक है। सेकेंडरी फॉलिकल पर कुछ और ग्रैन्युलर सेल्स के लेयर लगा देते हैं। यहाँ पर हम कर लेते हैं क्या टर्शियरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल पर हम यहाँ पर बना लेते हैं उसका एंट्रम भाव, ठीक है। एंट्रम हमने बना लिया, इसके अंदर आपका क्या है वो साइड प्रेजेंट है यहाँ पर, इस पर और कुछ ऐसे ग्रैन्युलर सेल्स के लिए। फिर हम फाइनल बना लेते हैं क्या आपका, फाइनल हम बना देते हैं यहाँ पर, ये हो गया हमारा, ये हो गया आपका ग्राफियन फॉलिकल। जीएफ बोल्ट तो गर्लफ्रेंड नहीं भैया, ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, यस। और यहाँ पर है आपका एंट्रम और यहाँ पर उसकी वही ग्रैन्युलर सेल्स की लेयर और यहाँ पर उसकी क्या जोना पैलोसिडा वाली लेयर, क्लियर है। और इसके बाद आपका यही ऐसा बिखरा हुआ स्ट्रक्चर दैट इज द कॉर्पस ल्यूटियम और ये वाला आपका ये वाला कुछ ऐसा ज्यादा ही बिखरा हुआ स्ट्रक्चर दैट इज द कॉर्पस एल्बिकैंस।
ये है आपके कुछ ओवेरियन इवेंट्स। सबसे पहले क्या हुआ है, प्राइमरी फॉलिकल था, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शरी फॉलिकल, फिर ग्रेफेन फॉलिकल, जीएफ बोल तो ग्रेफेन फॉलिकल गर्लफ्रेंड नहीं, फिर आपका कॉर्पस ल्यूटियम, फिर आपका कॉर्पस एल्बिकेंस। अब पिट्यूटरी हार्मोन लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या ये कि पिट्यूटरी हार्मोन लेवल में क्या होता है, और पेन ये लेते हैं। पिट्यूटरी हार्मोन लेवल देखिए सबसे पहले आता है क्या, मान लो कि हम अगर एलएच की बात करें, ठीक है, या फिर पहले एफएसएच की बात कर लेते हैं। तो अगर एफएसएच है हमारे पास, ठीक है, मान लो कि हमारे पास अगर एफएसएच है तो, अरे भैया काला पेन किधर गया, हाँ ये रहा, ठीक है, एफएसएच है तो आप मुझे एक बात बताना मेरे भाई, आप मुझे एक बात बताना कि एफएसएच क्या फॉलिकुलर फेज में थोड़ा सा ऐसा बढ़ रहा था क्या, तो यहाँ पर हमने इसे बढ़ा दिया है थोड़ा सा, ये जल्दी बढ़ गया थोड़ा सा, कुछ ऐसा बढ़ जाता है आपका क्या, ये वाला कौन, ये वाला कुछ ऐसा थोड़ा सा बढ़ जाता है, और थोड़ा सा बढ़ने के बाद में फिर अपना अपना लेवल पर ये आ चुका होता है। क्लियर है, ये हम किसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, आई मीन ये किसका ग्राफ है, ये है आपका एफएसएच का ग्राफ, ठीक है। क्या ये आपका फॉलिकुलर फेज में बढ़ा, ये आपका फॉलिकुलर फेज है कि नहीं है, ठीक है, ये आपका क्या है, फॉलिकुलर फेज है। क्या ये फॉलिकुलर फेज में इंक्रीज हुआ, ठीक है, क्या ये फॉलिकुलर फेज में इंक्रीज हुआ, ये जस्ट थोड़ा सा पहले इंक्रीज हो जाता है, एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा और पहले इंक्रीज करवा देते हैं, मतलब आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है, कुछ ये ऐसा थोड़ा सा जस्ट पहले, मतलब कुछ 13 डे यहाँ पर ऐसा कुछ हो जाता है, ये वाला, ये हमारा एफएसएच का पीक है, ठीक है, ये क्या है, एफएसएच का पीक है, ये क्या है, एफएसएच का ग्राफ है। अब हम बना रहे हैं एलएच का ग्राफ। क्या हमने एलएच सर्च पढ़ा था, ठीक है, क्या हमने एलएच सर्च पढ़ा था, हाँ सर पढ़ा था। तो एलएच सर्च में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा मेरे भाइयों, ठीक है, क्या एलएच सर्च हमने यहाँ पर पढ़ा था, एलएच सर्च पढ़ा था, बस वही करना है, लगा दीजिए यहाँ पर। अब एलएच सर्च बढ़ रहा है, एलएच बढ़ रहा है आपका, तो क्या एलएच का पीक आया था, ठीक है, क्या एलएच का पीक आया था सर, और बाद में ये कुछ अपना ऐसा हो गया था। क्लियर है, क्लियर है, और ये क्या है आपका एलएच का पीक है, दैट इज द एलएच सर्च, यही है आपका एलएच सर्च। तो क्या आपको पूरा का पूरा ग्राफ समझ में आ रहा है, इस ग्राफ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि एलएच सर्च कौन से दिन पर आता है, तो 14th डे पर आता है, ठीक है, क्या हमने यहाँ पर 14th डे यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या 14 डे के ऊपर एग्जैक्ट हमने बना हुआ है, ये लाइन पर देखिए, लाइन मारना है, ठीक है, लाइन मारना मतलब लड़के के ऊपर लाइन नहीं मारना है, इस पर लाइन मारना है, ठीक है। जब आप इस पर लाइन मारोगे तो आप देखोगे कि एलएच सर्च आपका 14th डे पर आपको देखने के लिए मिलेगा, और जो एफएसएच का जो सर्च है वो थोड़ा सा 13th डे के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। एफएसएच भी उसके पीक पर होता है और एलएच भी उसके पीक पर ही होता है, लेकिन जो एलएच है वो ज्यादा ही पीक पर होता है एज कम्पेयर टू एफएसएच, इसीलिए हम उसे एलएच सर्च बोल रहे होते हैं। मेरे शब्दों का ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने ओवरियन इवेंट्स देखे, प्राइमरी फॉलिकल के बाद सेकेंडरी फॉलिकल, है तो भैया आप पढ़ लिया है, ठीक है, ये तो आप हमसे कुछ भी पूछ लीजिए, अब तो हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया है। अगर हम ओवरियन हार्मोन लेवल की बात करें तो एस्ट्रोजन के 2 पीक आते हैं, इससे क्वेश्चन आता है कि ऐसा हार्मोन बताइए कि जिसके 2 पीक आते हैं, तो सबसे पहले आता है एस्ट्रोजन, ठीक है, उसके 2 पीक आते हैं, और फिर प्रोजेस्टेरोन जिसका भी एक ही पीक आता है, कौन से फेज में आता है, ल्यूटियल फेज में आता है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पर आप फेजेस के नाम लिख लीजिए, ल्यूटियल, ये फॉलिकुलर, और ये कौन सा है, मेंस्ट्रुअल फेज। क्लियर है, और ये आपका 14 डे वाला ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज, ये बात आपको समझ में आ रही है। और सेम ग्राफ अगली मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिपीट होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं हार्मोन मैकेनिज्म की। अब हम हार्मोन मैकेनिज्म यहां पर ही देख ले रहे हैं, ठीक है, हार्मोन मैकेनिज्म, ठीक है, हार्मोन मैकेनिज्म यहां से आपको रिलीज व्हाट आई कैन से दैट रिलेट करने में आपको यहाँ पर आसानी होगी, ठीक है। सो हार्मोन मैकेनिज्म की अगर बात करें सो आपको याद कैसे रखना है, आप मुझे एक बात बताना, ओवरियन हार्मोन की अगर हम बात करें तो जो एस्ट्रोजन होता है ना, ये एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक देता है किसको, एफएसएच को, ठीक है। एस्ट्रोजन जो होता है वो पॉजिटिव फीडबैक देता है एफएसएच को, ठीक है, एफएसएच और एलएच को कि आप भैया आपकी जरूरत है, आप सीक्रेट हो जाइए। एस्ट्रोजन क्या करता है, पॉजिटिव फीडबैक देता है एफएसएच और एलएच को कि भैया आपकी जरूरत है, आप आ जाइए। जैसे ही इसने पॉजिटिव फीडबैक दिया, देखो इसका ग्राफ कहाँ पर है, मान लो कि ये कुछ 10th डे पर इसका 10 या 11 डे पर इसका पीक है,
ठीक है। सो इसने जैसे ही पॉजिटिव फीडबैक दिया तो देखिए 13 और 14 डे पर आपका एलएच सीक्रेट हुआ कि नहीं सीक्रेट हुआ। मतलब ये क्या कर रहा है, ये दे रहा है आपको पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, ईस्ट्रोजन, बस ईस्ट्रोजन आपको क्या दे रहा है, पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक कैसे दे रहा है, ठीक है भैया ध्यान से रिलेट कीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से रिलेट करो। ईस्ट्रोजन यहाँ पर कुछ 9 या 10 थे, आपको पीक पर दिख रहा है, बस सिंगल आपका यही है जो कि क्या है, पीक पर है। क्लियर है। तो ये जो है, ये ईस्ट्रोजन एलएच और एफएसएच को पॉजिटिव फीडबैक देता है कि भैया आप रिलीज हो जाओ। ठीक है, फिर साक्षात ग्राफ भी बता रहा है, ठीक है, आप रिलीज हो जाओ, आपकी जरूरत है। तो एफएसएच और जो एलएच है वो रिलीज हो गया, इसलिए उनका ग्राफ पीक पर आ गया 13 और 14 डे पर, आप देख सकते हो। और जस्ट इसके पहले इसने इसको पॉजिटिव फीडबैक दिया था। क्या ये फीलिंग आप क्लियर है? ठीक है, क्या आपको इसका फील आ गया? ठीक है, अब हम निगेटिव फीडबैक की बात कर लेते हैं। अब मान लो कि यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन आ गया, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ये दोनों ही पीक लेवल पर है, किसमें, ल्यूटियल फेज में, दोनों के दोनों पीक लेवल पर है। जब ये दोनों साथ हैं तो क्या ये यहाँ पर एलएच और एफएसएच को निगेटिव फीडबैक दे रहे हैं? क्या ये एलएच और एफएसएच को नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं कि भैया अभी आपका काम खत्म हो चुका है, आप अभी सीक्रेट मत होइए। देखो ना, ग्राफ कम होते होते जा रहे हैं, आपको ग्राफ कम होते दिख रहा है। हाँ, तो मतलब ये क्या दे रहे हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आपका निगेटिव फीडबैक दे रहे हैं। ये क्या दे रहे हैं, निगेटिव फीडबैक दे रहे हैं। सर निगेटिव फीडबैक किसके लिए दे रहे हैं, टू एलएच एंड एफएसएच। भैया ईस्ट्रोजन जब दे रहा है तो ईस्ट्रोजन बोल रहा है कि आपकी बहुत जरूरत है, कृपया आप यहाँ पर आ जाइए। ठीक है, और अब जब काम हो गया, ओवुलेशन हो गया, अब जब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों के दोनों पीक लेवल पर है तो दोनों को दोनों क्या कर रहे हैं, निगेटिव फीडबैक दे रहे हैं एलएच और एफएसएच को, तो भैया काम हो चुका है, अब आपकी आने की जरूरत नहीं है, अब आपका पीक जो है वो आप नीचे कर लीजिए, इसलिए नीचे कर लेता है। समझ में आ गया? ठीक है, क्या इसका फील आ गया? ईस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक देता है। ठीक है, याद करने की टेक्निक में आपको बता रहा हूँ, बस अगर सिंगल ईस्ट्रोजन है तो पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है। अगर प्रोजेस्टेरॉन भी अगर ईस्ट्रोजन के साथ आ गया, ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन अगर दोनों के दोनों साथ है तो वो निगेटिव फीडबैक देते हैं एलएच और एफएसएच को कि आप अभी सीक्रेट मत होइए। क्लियर है? पूरा का पूरा क्लियर है? ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको इसका ग्राफ बनाना है तो आप बना लीजिए, क्योंकि बनाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बना लीजिए फिर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो खत्म होती है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप उसका जवाब इसमें कमेंट सेक्शन में आपको नहीं देना। अब मुझे एक बात बताइए कि मान लो कि जो ओवम जो निकला था, जो एग निकला था, मान लो कि वो फर्टिलाइज हो चुका। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद उसका इम्प्लांटेशन भी होगा, तो आप मुझे एक बार बताना कि क्या प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होगा कि लो होगा? आप ही मुझे बोलना, सर हाई होना चाहिए कि लो होना चाहिए? क्या कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहना चाहिए कि कॉर्पस ल्यूटियम बाद में डीजनरेट हो जाना चाहिए कॉर्पस एल्बिकान्स में? आप ही बताइए। सर हमें पता है, चलिए आपने, आई होप आपने कमेंट में दे दिया होगा। ठीक है, तो पॉज करके देना था भैया, ऐसे नहीं देना है। ठीक है, सो अब मुझे एक बात बताइएगा, अगर कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट है, ठीक है, सो उसमें कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा कि नहीं मेंटेन रहेगा? क्यों? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन को सीक्रेट कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम को मेंटेन कर रहा है। हाँ सर, एंडोमेट्रियम को मेंटेन कर रहा है, तो अगर वो एंडोमेट्रियम को मेंटेन कर रहा है तो कॉर्पस ल्यूटियम भी 9 मंथ्स तक मेंटेन रहना चाहिए। अगर कॉर्पस ल्यूटियम चला गया, प्रोजेस्टेरॉन चला गया, प्रोजेस्टेरॉन चला गया, एंडोमेट्रियम चला गया, एंडोमेट्रियम चला गया तो जाइगोट चला गया, बच्चा चला गया, बस यही। तो प्रेगनेंसी तक प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई रहता है क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने दृष्टि, अपने ऑर्गन से जितने भी आपके सेंस ऑर्गन है सबको खोल के ये बात सुन लीजिए कि प्रेगनेंसी में कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहता है और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो पीक पर रहता है। ठीक है, मतलब वो क्या ले रहा है, निगेटिव फीडबैक देते ही जा रहा है कि आपका एलएच और एफएसएच का अब काम नहीं है। तो एलएच और एफएसएच प्रेगनेंसी में सीक्रेट नहीं होंगे ज्यादा अमाउंट में। क्लियर? क्योंकि निगेटिव फीडबैक दे रहा है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का जो पीक जो लेवल है वो पीक पर है, इसी के कारण। क्लियर है? एकदम भोपाल तरीके से क्लियर है? ठीक है, रिकॉर्डिंग शुरू किया भैया, शुरू है। ठीक है, सो आज के लिए इतना रखते हैं, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्योंकि लेक्चर हमारा ऑलमोस्ट खत्म होने वाला आ चुका है, देखिए 45 मिनट्स हो चुके हैं। तो आज के लिए हम एक काम करते हैं, इतना रखते हैं, एक बार इसके गुरु सुपरफास्ट चला लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा था, ओवरियन इवेंट्स देखे थे। ठीक है, ओवरियन इवेंट्स की अगर हम बात करें और यूट्राइन इवेंट्स की अगर हम बात करें
सो ओवरियन इवेंट्स में क्या होता है, सबसे पहले आपका क्या होता है, ओवरियन इवेंट्स में आपको रिकॉल करना है। और यूट्राइन इवेंट्स में क्या होता है, ये हमने सबने रिकॉल कर लिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमने देखे थे मेंस्ट्रुअल फेज में। मेंस्ट्रुअल फेज क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फेज 3 से 5 दिन तक चलता है, सही बात है। इसमें क्या होता है, बैकग्राउंड ऑफ द एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है। सेकंड फेज आता है आपका क्या, सेकंड फेज आता है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, नए फॉलिकल्स जनरेट होते हैं, नए फॉलिकल्स बनते हैं जो कि एस्ट्रोजन को सीक्रेट करते हैं। एस्ट्रोजन किसके लिए काम आता है, पॉजिटिव फीडबैक देता है एलएच और एफएसएच को, और एंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेट करवाने में या फिर एंडोमेट्रियम को बनाने में काम कर रहा होता है। इसका ड्यूरेशन कितना होता है, इसका ड्यूरेशन होता है आपका 6 से लेकर 13वें दिन तक। और मेंस्ट्रुअल फेज का जो ड्यूरेशन था वो था 3 से लेकर 5 दिन तक इसका मेंस्ट्रुअल जो फेज होता है इतना होता है। फिर उसके बाद आता है ओवुलेटरी फेज। ओवुलेटरी फेज में क्या होता है, ओवुलेशन होता है। कौन इंड्यूस करता है, एलएच इंड्यूस करता है। कैसे इंड्यूस करता है, बाय द सिक्रीशन ऑफ एलएच हार्मोन, क्लियर है, क्योंकि उस पर नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक जा रहा है एस्ट्रोजन का। उसके बाद क्या होता है, फिर ये 14 डे तक, एक ही दिन तक चलता है। उसके बाद आता है ल्यूटियल फेज, ठीक है, जिसमें एलएच सर्ज भी बोलते हैं। फिर आता है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है जो कि प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है। प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट क्यों होता है, क्योंकि एंडोमेट्रियम को मेंटेन करना है। एंडोमेट्रियम क्यों मेंटेन करना है, क्योंकि अगर बाई मतलब अगर एग का फर्टिलाइज हो गया तो उसे मेंटेन करने के लिए, ठीक है। और प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक दे रहा है एलएच और एफएसएच को कि आप अभी सीक्रेट मत होइए, क्लियर है। तो ये पूरा का पूरा था आपका क्या, उसका अगर ड्यूरेशन की बात करें तो 16 to 28 डे तक ये चल रहा होता है, या फिर 15 to 28 डे तक ये चल रहा होता है, क्लियर है। और जो मेंस्ट्रुएशन होती है वो वेरिएबल हो सकती है, क्लियर है। जो मेंस्ट्रुएशन होती है वो वेरिएबल हो सकती है अकॉर्डिंग टू द फीमेल। हमने जो लिया था 28 डेज वो एक एवरेज थी, लेकिन वो फीमेल टू फीमेल वेरी कर सकती है अकॉर्डिंग टू उसकी हेल्थ, क्लियर है इतना। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। और बस क्या, फिर इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। हम अगले लेक्चर में इसके क्वेश्चंस करेंगे भैया, पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे क्या, इसके बाद हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, ठीक है। आपका हमारा मेजर ऑफ द चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं फिर से वीडियो डलवा दूंगा या फिर कुछ ना कुछ ऐसे मेथड लाऊंगा कि जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लाइक कर देना भाइयों।